तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड एकेटिव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फाइनल यूनिट का वन शॉट हम लोग कवर करने वाले हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ये मेनली मैंने उसी से उठाए हैं सारे क्वेश्चन। इससे उन्हीं के आंसर्स हैं ये, और बाकी आपको ज़्यादा यूनिट 5 में इतना देखने की जरूरत नहीं है। जो मेन क्वेश्चन हैं, इससे आपका पूरा सिलेबस ऑटोमेटिक कवर ही होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेन हमारा क्वेश्चन क्या है? स्टेट ब्रीफ अबाउट सॉलिड बायोमास, लिक्विड बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस जनरेशन प्रोसेस। इसमें हमें क्या करना है? सॉलिड बायोमास क्या होता है, लिक्विड बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, उनके बारे में कुछ कुछ हमें बताना है। बायोमास जनरेशन कैसे होता है? सो मेनली सॉलिड बायोमास क्या होता है? डेफिनेशन: ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज्ड एज फ्यूल। तो सॉलिड बायोमास हमारा ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से ड्राइव्ड होता है। मीन उनके वेस्ट मटेरियल से या फिर उनके वेस्ट से हमें मिलता है, प्लांट्स के वेस्ट से, एनिमल्स के वेस्ट से, जिसे हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे लकड़ी हो गई, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, मतलब जो खेती से निकला हुआ जो कचरा होता है वो, एनिमल डग हो गया, सॉ डस्ट हो गया। इसे हम लोग यूज कैसे करते हैं? वन डायरेक्टली इन फर्नेस और कन्वर्टेड इनटू चारकोल। इसे हम लोग डायरेक्टली बर्न करते हैं और उसके बाद चारकोल में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी कन्वर्जेशन: पहले हम लोग इसे कन्वर्शन करते हैं, कन्वर्शन मतलब जलाते हैं, हीट करते हैं, एंड देन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पे यूज करते हैं। लिक्विड बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स इन लिक्विड, मीन्स इसे हम लोग सॉलिड फ्यूल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, और लिक्विड बायोफ्यूल्स को हम लोग फ्यूल्स के लिक्विड के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे बायो इथेनॉल, बायो डीजल। जो हमारे पेट्रोल और डीजल होते हैं वो हमारे मेनली आते हैं लिक्विड बायोफ्यूल्स में, जो कि वेस्ट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। प्रोडक्शन हमारे क्या क्या होते हैं? इसमें बायो इथेनॉल होता है और बायो डीजल होता है। बायो इथेनॉल कैसे बनता है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर स्टार्च क्रॉप, मतलब जो भी हमारी चीनी की खेती होती है या स्टार्च की क्रॉप होती है, उससे जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उसके फर्मेंटेशन से हमारा बायो इथेनॉल बनता है। और जो बायो डीजल होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट। जो हमारा वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं और एनिमल का जो फैट होता है उससे हमारा बायोडीजल बनाया जाता है। इसका यूज किया सब्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया पेट्रोल और डीजल का उससे यूज करते हैं हम लोग व्हीकल्स में। बायोगैस: बायोगैस क्या होता है? गैस प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो भी हमारा बायोमास होता है वो बायोगैस में कन्वर्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक डाइजेस्टर। मीन्स एक हमारा डाइजेस्टर होता है जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज करके जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है उसे बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। तो कंपोजिशन इसमें क्या होता है? 55 से 65% तक हमें मीथेन गैस मिलती है जो कि एक बायोगैस है। CO2 मिलती है। 30 से 45% तक H2S मिलती है। नाउ जनरल प्रोसेस की हमारी प्रोसेस क्या है? इसमें देखिए क्वेश्चन में जो जो पूछा गया वही वही मैंने बताया शॉर्ट में, ताकि आपको याद रहे ऑन एग्जाम। सो फीड स्टॉक प्रिपरेशन होती है, मीन्स ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं इसमें। लाइक जो भी हमारा क्रॉप रेसिड्यू हो गया, डग हो गई, फूड वेस्ट हो गया, उन सबको हम लोग कलेक्ट करते हैं। एंड देन अनारोबिक डाइजेशन करते हैं, मीन्स हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस मटेरियल को डिकम्पोज कर देती हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन हम लोग जब वो हमारा डिकम्पोज हो जाता है वेस्ट मटेरियल, तो उससे गैस रिलीज होती है। तो उस गैस को हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो कि मीथेन रिच बायोगैस इज कलेक्टेड फॉर कुकिंग, जो कि एक मीथेन गैस होती है जो कि कुकिंग और हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होती है। और जो हमारा जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे हम लोग ने गैस तो ले ली, तो वो जो और वेस्ट मटेरियल जो बाकी बचा होता है उसे हम लोग सलरी बोलते हैं, सलरी। रेसिडुअल मटेरियल यूज्ड एज न्यूट्रिएंट, जैसे हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्रॉप के लिए। नाउ फैक्टर्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोगैस जनरेशन एंड शॉर्ट नोट ऑन बायोगैस प्लांट। मतलब हमें इसमें बताना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायोगैस जनरेशन को अफेक्ट करते हैं, मीन्स जिनके होने या ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। तो और हमें एक शॉर्ट नोट देना है बायोगैस प्लांट पे, वो कोई भी बायोगैस प्लांट आप उठा लीजिए, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फैक्टर्स हैं टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा मेनली इसमें 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसके थ्रू जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हैपेंड हो जाए। नाउ पीएच, जो हमारे पीएच वैल्यू है, हम लोग केमिकल का भी यूज करते हैं वाइल डाइजेस्टिंग। तो इसमें हमारी जो पीएच वैल्यू है, जो बेस्ट रेंज है, वो हमारी 6.5 से 7.5 तक जाती है। तो जो 7 से नीचे हमारे पीएच वैल्यू होते हैं वो हमारे एसिड में आते हैं, और जो 7 से ऊपर वाले होते हैं वो बेस में जाते हैं, और 7 न्यूट्रल होता है। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और फिर हमारा जो थर्ड फैक्टर आता है वो होता है CN रेशियो, मीन कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। आइडियल रेशियो हमारा 30 या 30
डैश वन माना जाता है। नाउ फोर्थ जो हमारा फैक्टर है वो है मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कि जो हमारे खाद बनाने के लिए यूज होता है उसमें हमारा कम से कम 50 से 70% वाटर होना चाहिए, तभी हमारी एक अच्छी सैलरी और बायोगैस हमें उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। टाइप ऑफ फीड स्टॉक, फेसली मतलब जो भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, वो ऐसा वेस्ट मटेरियल होना चाहिए जो डिग्रेड हो जाए, डिग्रेडेबल फॉर्म में डिग्रेड हो जाए। लाइक अगर हम लोग ने प्लास्टिक कलेक्ट कर ली तो वो तो डिग्रेड नहीं होगी ना, तो वो बेकार हुआ। तो इस पे भी हमारा डिपेंड करता है बायोगैस जनरेशन। रिटेंशन टाइम, टाइम मटेरियल स्टे इन डाइजेस्टर अफेक्ट गैस यील्ड, मीन्स अगर हम लोग ने ज़्यादा देर तक मटेरियल को डाइजेस्टर के अंदर रखा तो वो हमारी गैस को अफेक्ट करेगी। टॉक्सिक सब्सटेंस, सॉल्ट, डिटर्जेंट, रिड्यूस माइक्रोबियल एफिशिएंसी, मतलब जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उन्हें हमें रिमूव करके रखना है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, वो नहीं जाने चाहिए उसमें। तो अब हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट नोट ऑन एनी बायोगैस प्लांट। किसी बायोगैस प्लांट में हमारा शॉर्ट नोट, यूजली हमारा जो एक हमारा बायो प्लांट है जिसका नाम है KBIC टाइप बायोगैस प्लांट, जो एक टाइप है बायोगैस प्लांट का। इसमें यूजली 2 से 6 मीटर स्क्वायर फॉर हाउस होल्ड यूज, मतलब हाउस होल्ड के लिए ये यूज किया जाता है। नाउ कंपोनेंट, ओ सॉरी, इसमें मेनली 2 से 6 मीटर क्यूब का हमारा स्पेस लग जाता है इसके लिए। कंपोनेंट्स हमारे जो यूज होते हैं वो होते हैं, इसमें डाइजेस्टर होता है, इनलेट पाइप होता है, गैस होल्डर होता है, आउटलेट पाइप होता है इसमें। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनली हमारा एक्सप्लेन एबिलिटी कन्वर्जेशन थ्योरी ऑफ बायोगैस प्लांट एंड एनर्जी कन्वर्जेशन फ्रॉम बायोमास, मीन्स हमें जो बायोगैस है उसकी एबिलिटी बतानी है कि वो कितना अवेलेबल रहती है। फिर हमें बायो एनर्जी कन्वर्जेशन हमारी बायोमास से बतानी है, और कन्वर्जेशन थ्योरी बतानी है। ये हमने एक शॉर्ट उसमें आपको दिखा दिया है ताकि आप इसे याद कर सकते हो। तो एबिलिटी ऑफ बायोगैस मतलब कि कब तक हमारा बायोगैस अवेलेबल रहेगा, तो ये अनलिमिटेड रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है ऑर्गेनिक वेस्ट तो होगा ही होगा, तो उसे अगर हम लोग बर्न करेंगे तो हमें बायोगैस मिलेगी मिलेगी। तो सोर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि काउ डग हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यू मैंने बताया, जो भी हमारे खेती वेती होती है उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम लोग एग्रीकल्चर रेसिड्यू बोलते हैं। नाउ किचन एंड फूड वेस्ट, जो भी हम लोग किचन से वेस्ट निकालते हैं, लाइक सब्जी के छिक्कल वगैरह एक्सेट्रा। सैवेज वेस्ट, जो भी हमारा अदर टाइप ऑफ वेस्ट होता है वो। नाउ हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्शन थ्योरी ऑफ बायोगैस प्लांट, मीन्स बायोगैस प्लांट की कन्वर्शन थ्योरी क्या कहती है, कैसे हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग बायोगैस लेते हैं बायोमास से। तो हम लोग पहले ऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे एनारोबिक डाइजेस्टर में रखते हैं, जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो गैस रिलीज करता है मीथेन, और हमें जो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट इसके अंदर गया होता है वो हमारा स्लरी के फॉर्म में मिलता है, स्लरी के फॉर्म में, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, जो कि आगे क्रॉप की ग्रोथ के लिए यूजफुल रहता है। नाउ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम बायोमास, बायोमास से हम लोग कैसे एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, लाइक या तो हम बायोमास को डायरेक्ट जला दें तो वो हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी, या तो हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग केमिकल की मदद से हम लोग लिक्विड फ्यूल्स जनरेट करते हैं, जैसे कि बायो इथेनॉल हो गया, बायो डीजल हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक है, ये तीनों आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनारोबिक डाइजेशन एंड इट्स प्रोसेस स्टेट्स इन बायोमास। तो अभी मैंने ऑलरेडी एनारोबिक डाइजेशन का बता दिया, लेकिन एक बार हम लोग इसे भी देख लेते हैं। ये मेनली हमारे स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में कि क्या क्या हमारा प्रोसेस होता है। तो मेनली जो हमारा हाइड्रोलिसिस पहला स्टेप होता है हमारा एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस का, जिसमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो हमारे सिंपल कंपाउंड में टूट जाते हैं। फिर जैसे जो हमारे टूटते हैं एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स में, स्मॉलर ऑर्गेनिक एसिड्स में फॉर्म हो जाते हैं। फिर वो जो एसिड फॉर्मेशन इसमें होता है, इसमें एसिड मिला के हम लोग छोटे छोटे एसिड ऑर्गेनिक एसिड डेवलप करते हैं। एंड देन एसिटोजेनिस में हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में एंड CO2 में। एंड देन मिथेनोजेनिस में क्या होता है, इसमें हमारी मीथेन गैस डेवलप होती है। यही हमारा होता है प्रोसेस एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस में। मीन्स हम लोग ने जैसे बोला इसमें कि जो हमारा जनरेशन प्रोसेस होता है वो बायोगैस का, उसमें हमारा एक और एनारोबिक डाइजेशन यूज होता है। तो ये मेनली एनारोबिक डाइजेशन के अंदर हमारी कौन सी प्रोसेस होती है वो बताया गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। जैसे एक्सप्लेन द वेरियस बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज यूज टू कन्वर्ट बायोमास इनटू एनर्जी, मतलब हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का मतलब
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज का एक्सप्लेनेशन देना है जो यूज होती हैं बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सो बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल एनर्जी, मतलब बायोमास जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हमारा यूजलेस है तो हमें उसे यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो उसकी मेनली हमारे 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन का मतलब है हम लोग उसे डायरेक्ट कन्वर्शन कर दें। कन्वर्शन मतलब हम उसे जला दें, बर्न कर दें और उससे हीट की फॉर्म में एनर्जी ले लें। जो हीट हमें मिलेगी उससे हम लोग स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर हम लोग बायोगैस या फिर एनारोबिक प्रोसेस का यूज करके हम लोग बायो लिक्विड फ्यूल्स भी जनरेट कर सकते हैं या बायोगैस भी जनरेट कर सकते हैं जो कि हमारी कुकिंग वगैरह के लिए यूज होती है। एनर्जी कन्वर्सेशन फ्रॉम बायोमास। बायोमास से हम लोग एनर्जी कन्वर्शन कर सकते हैं बायोकेमिकल के थ्रू। बायोकेमिकल के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइक केमिकल का यूज करके हम लोग जो हमारा बायोमास है उसे हम लोग लिक्विड फ्यूल्स बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे एज अ डीजल और पेट्रोल यूज होगा। ये हमारे प्रोसेस सब दे रखी है, ये आप पढ़ सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस भी हैं। सो ओटीईसी का मतलब है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। मतलब कि जो भी हमारी ओशियन से एनर्जी हमें मिलती है उसे कन्वर्ट करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी होती है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी होती है दैट यूजेस द टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस यूज करती है, जो कि हमारे किसके बीच में होता है। जैसे कि हमारा जो ओशियन है उसकी जो ऊपर लेयर है वो वार्म रहती है क्योंकि हमारी जो धूप है, सनलाइट है, वो उसके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। तो हमारी जो ऊपर वाली लेयर है, सरफेस है, वो हमारी वार्म रहती है। और जो नीचे अंडरग्राउंड मीन्स जो हमारे अंदर सी के समुद्र के जो अंदर पानी है वो ठंडा रहता है। तो उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है उससे हम लोग एनर्जी लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। तो ये एनर्जी हमारी वार्म सरफेस वाटर टेम्परेचर कम से कम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। हमारे टाइप्स क्या है ओटीसी सिस्टम, क्लोज्ड साइकिल ओटीसी सिस्टम, ओपन साइकिल एंड हाइब्रिड ओटीसी। तो मेनली हमारे ओटीसी सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, क्लोज साइकिल ओटीसी, ओपन साइकिल ओटीसी, हाइब्रिड ओटीसी। हाइब्रिड हमारे कॉम्बिनेशन होता है ओपन और क्लोज का। ओपन साइकिल में हमारा ये होता है जो भी हमारा सी वाटर होता है, वार्म सी वाटर होता है, वो आता है, उससे हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम से हम लोग वैक्यूम में उसे फिलअप करके स्टीम जनरेट करते हैं एंड देन उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं कंडेंस होके। फिर वो हमारी बार बार वो वाटर यूज नहीं होता। इसमें हम लोग क्लोज साइकिल में ओटीसी में क्या करते हैं, जो वार्म वाटर होता है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वो कोल्ड सी वाटर के थ्रू कंडेंस होकर वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइकिल हमारी चलती रहती है बिकॉज इट्स अ क्लोज साइकिल। जैसे क्लोज सर्कल होता है आप उसी में घूमते रहोगे। ओपन सर्कल जैसे होता है, ओपन सर्कल में क्या है, एक एंड से दूसरे एंड तक आप जाओगे बीच से। तो ओटीसी क्या होती है, क्लीन होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी वर्किंग के बारे में बताना है, प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल हमारा ये होता है हीट इंजन पे वो वर्क करता है ओटीसी, जिसमें हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे जो भी ओशियन की अपर लेयर और जो अंदर वाटर होता है उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसमें हमारा वर्क करता है पावर प्रोड्यूस करने के लिए। वर्किंग क्या होती है, वार्म सरफेस होता है, उससे हम लोग हीट ले लेते हैं उस फ्लूइड से, वर्किंग फ्लूइड से। वो जो हीट होती है वो वेपर में कन्वर्ट होता है एंड देन वेपर टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन जनरेटर को चलाता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यही सब है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन इन ब्रीफ अबाउट द टाइडल एंड वेव एनर्जी मैकेनिज्म। मतलब हमें अब जो टाइडल एनर्जी होती है और वेव एनर्जी होती है उसका मैकेनिज्म को एग्जामिन करना है। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो कि हमारी टाइड्स के राइज और फॉल्स से जनरेट होती हैं। अब राइज जो टाइड्स होते हैं उसमें राइज और फॉल्स कैसे आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं, जो कि मून और सन पुल करता है अर्थ को अपनी साइड। टाइडल वाटर फ्लोज एंड अक्रॉस एस्टुअरी, मतलब कि जो भी हमारी एक लार्ज रिवर होती है उसके अक्रॉस टाइडल वाटर फ्लो करता है। डैम क्या करती है, वो ट्रैप करती है। जैसे इसमें ये हमारी जो रिवर है वो हमारी फ्लो हो रही है, जो डैम है वो ट्रैप कर रहा है वाटर को। जब हाई टाइड होती है तो डैम ट्रैप कर लेती है और जब लो टाइड होती है तो हमारी, जैसे यहाँ से हाई टाइड आ रही है तो यहाँ पर डैम है वो ट्रैप कर लेंगी बॉटल को। अब यही अगर लो चल रही है तो ये हमारी रिलीज कर देती हैं। वाटर फ्लो टर्न्स अ टरबाइन, इसमें भी वही है, वाटर फ्लो की वजह से टरबाइन रोटेट करेगा जिससे जनरेटर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेगा। टाइडल एनर्जी, अ डैम विल्स अक्रॉस एंड एस्टुअरी। एस्टुअरी मतलब लार्ज रिवर टाइप, तो लार्ज रिवर के अक्रॉस हमारे बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। वेव एनर्जी क्या होता है, ऑसिलेटिंग वेव कॉलम,
ये हमारा एक ऑसिलेटिंग वेव कॉलम होता है, मतलब जो भी हमारे सी वाटर में या ओशन में जो वेव्स होती हैं, तो वेव के थ्रू जो एनर्जी हमें मिलती है वो होती है हमारी वेव एनर्जी। तो वेव एनर्जी हम लोग टरबाइन से कनेक्ट करते हैं, टरबाइन हमारी रोटेट होती है, उससे हमारी जनरेटर हमारा कनेक्ट होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ टाइडल पावर प्लांट्स। सो एडवांटेज क्या है, ये रिन्यूएबल होता है, नो फ्यूल कॉस्ट होती है, प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल मतलब हमें पहले से ही पता होता है कि हाई टाइड्स आएंगी या लो टाइड्स आएंगी, अकॉर्डिंग टू अब तो इतने सारे सिस्टम आ गए जो ऑलरेडी सब कुछ पता कर लेते हैं। डिसएडवांटेज हमारे हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है, मतलब स्टार्टिंग में हमारी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगती है, इतनी बड़ी बड़ी हम लोग बिल्डिंग्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे तो उसके लिए हाई कॉस्ट लगेगी। इम्पैक्ट मरीन लाइफ, जो हमारी मछलियों की ज़िंदगी वगैरह होती है वो हमारी सब इम्पैक्ट करती है इन सब चीज़ों से। लिमिटेड सुटेबल लोकेशन क्या होता है, मतलब ऑफकोर्स की बात है, जब इतना बड़ा डैम हमें क्रिएट करना है, इतनी बड़ी मशीनें लगानी है, तो हमें एक लोकेशन ऐसी चाहिए होगी जहाँ पे वाटर ज़्यादा पानी हो, वो हमें चाहिए होगा इसके लिए, टाइडल एनर्जी के सिस्टम के लिए, मेन सेटअप के लिए। सो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये जो ऑलरेडी हम लोग ने लार्ज क्वेश्चन कवर करे हैं, इसी में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गए, लाइक टू एडवांटेज ऑफ एनारोबिक डायलेशन, डिफाइन मेथनो, लाइक राइट मेरिट्स, ये मेरिट तो अभी हम लोग ने पढ़े, तो सब ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया।